नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। सीएम ने बाबा विश्वनाथ महादेव से झारखंड वासियों की सुख शांति की कामना की। विश्वनाथ मंदिर में पूजा के बाद सीएम काल भैरव के मंदिर पहुंचे और वहां भी माथा टेका। इसके बाद सीएम बनारस की गलियों में भी घूमे और यात्रा की तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां ऑफिशियल एक सैंडल पर शेयर भी उन्होंने किया है और लिखा है कि बनारस की गलियों में दुनिया का सार छिपा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की गलियों में घूमते नजर आए तो कभी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई हेमंत सोरेन दिए हैं। तो सीएम की कुर्सी संभाली और उसके बाद से देखिए ये भक्ति दर्शन करने के लिए पहुंचे। वाराणसी की तस्वीर है, जहां वाराणसी में सीएम हेमंत सोरेन ने पूजा अर्चना की है। काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मंदिर में पूजा और इसके साथ साथ बनारस की गलियों में भी उन्होंने घूमा और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी नजर आ रही हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर आए हैं, जहां रांची एयरपोर्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम खिचड़ी विधानसभा में होगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम। और अब लोग चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। आप भी आए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर सियासत भी होने लगी है। जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि उनके दौरे से विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। तो वहीं बीजेपी ने जेएमएम और कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रभारी भी है, यहाँ के आना लाजमी है, परंतु क्या असर पड़ेगा इसका आकलन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। ये मुझे लगता है कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो, कोई भी झारखंड में आए, झारखंड में स्वागत है। झारखंड अतिथियों का सत्कार करती है, यही झारखंड और झारखंडियों की संस्कार और अस्मिता है। तो हमें ये लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि राज्य के युवा इस बात को जानते हैं, राज्य कि जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छलने और ठगने का काम करती है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो 52 विधानसभा सीटों पर हम आगे थे और सिर्फ वो 27 विधानसभा सीटों पर सिमट गए थे। तो हाफ तो पिछली बार हो गए थे, इस बार साफ हो जाएंगे। गिरिडीह में मनरेगा योजना में जमकर धांधली की जा रही है। इस बार तो एक मरे हुए शख्स से मजदूरी करवा दी गई। मजदूरी करवाने के बाद उसे भुगतान भी कर दिया गया। सुनने में हैरानी जरूर होती है, लेकिन ये सच है। मामला सदर प्रखंड के मंगरोडीह पंचायत का है। दरअसल इस पंचायत में 2 योजनाएं चल रही हैं। दोनों योजना में बुधन पंडित ने मजदूरी की है, जबकि बुधन की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी है। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने रोजगार सेवक से जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जवाब तलब नहीं किया गया। वहीं बीडीओ का कहना है कि जैसे ही जवाब मिलता है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे मजदूर हैं, जैसे कि मान लो कि उसके परिवार में से कोई एक व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो वैसे केस में पूरे जॉब कार्ड डिलीट नहीं होता है, लेकिन वो मजदूर का नाम जॉब कार्ड से हम लोग हटाने की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि मनरेगा का काम निरंतर चलते रहता है। ऐसे केस में हो सकता है कि उन्होंने मजदूर का नाम डिलीट नहीं करवाया होगा। तो वैसे केस में हम लोग को जैसे जानकारी मिली है तो उसमें हम लोग स्पष्टीकरण किए हुए हैं और जैसे जवाब आता है उस हिसाब से नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड में नगर निकाय चुनाव न कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। पूर्व पार्षद रोशनी खलको की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। वहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सियासत होने लगी है। सवाल ये कि आखिर निकाय चुनाव में अड़ंगा कौन डाल रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, निकाय चुनाव पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कोर्ट के आदेश पर तेज सियासी तकरार। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव पर सियासत गरमाने लगी है। झारखंड हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने इस मुद्दे पर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है।
दरअसल पूर्व पार्षद रोशनी खलगो की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और कहा कि 4 साल तक नगर निकाय चुनाव न कराना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। यानी कि लोकल बॉडी किसी भी सरकार के योजना को लोकल जनता तक उतारने के लिए लोकल बॉडी को रहना आवश्यक है। इसको यदि सरकार चुनाव नहीं करता है तो कहीं न कहीं संविधान का सीधा सीधा हत्या के बराबर है, जिसको कल कोर्ट ने बतलाया है। दरअसल झारखंड में बीते 4 साल से निकाय चुनाव नहीं कराए गए। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं। इनमें 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत शामिल हैं। 14 नगर निकाय में मई 2020 से चुनाव लंबित हैं। वहीं 34 निकायों का कार्यकाल 2023 में खत्म हो चुका है। चुनाव न कराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने पहले 3 हफ्ते में सरकार को चुनाव कराने पर फैसला लेने को कहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई कदम न उठाने के बाद दोबारा अवमानना याचिका दाखिल की गई और इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया है। इसके तहत राज्य में विशेष आयोग का गठन किया गया है। ये आयोग पिछड़ेपन की स्थिति की जानकारी इकट्ठा करेगी। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। राज्य सरकार आयोग की सिफारिश के आधार पर आरक्षण तय करेगी। नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में इसी के तहत आरक्षण तय होगा। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यह भी तय होगा कि ST, SC और OBC के लिए आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा न हो। चूंकि झारखंड में अभी तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ, इसी वजह से निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और इस पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। उसके लिए सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया और आयोग अपना काम भी कर रहा है, परंतु मुझे लगता है इसमें कुछ समय लग सकता है। पिछड़ा वर्ग आयोग जितना जल्द रिपोर्ट सौंप देगा, सरकार चुनाव कराने को लेकर के पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पंचायत चुनाव के समय एफिडेविट दिया था कि हम नगर निकाय चुनाव पिछड़ों को आरक्षण देकर कराएंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई। अब तो चुनाव में 2-2.5 महीने बच्चे हैं विधानसभा चुनाव में, तो ये कब नगर निकाय चुनाव कराएंगे। सियासत की इतर बात करें तो कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते के अंदर चुनाव को लेकर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं। देखना यह होगा कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद प्रदेश सरकार इस ओर कोई कदम उठाती है या नहीं। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं। झारखंड में फिलहाल NDA और NDA गठबंधन के चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन अब तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसको लेकर जमशेदपुर पूर्व निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे। सरयू राय ने कहा कि झारखंड में तीसरा मोर्चा तैयार करने की रणनीति बना रहे हैं। 30 विधानसभा सीट पर जनतांत्रिक मोर्चा की तैयारी है, जिसमें कोयलांचल, कोल्हान, संथाल सहित पलामू क्षेत्र का नाम शामिल है। हमारे समर्थकों ने एक भारतीय जनतंत्र मोर्चा बनाया है। मैंने नीतीश कुमार जी से यही कहा कि यदि आपकी योजना है कि झारखंड में आप चुनाव लड़ें, तो हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ें। अभी तक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात है। NDA के गठबंधन में जनता दल यू है, मगर झारखंड में उनका गठबंधन नहीं रहता है, केवल बिहार ही तक सीमित है। तो झारखंड में हम सब मिलकर लड़ें, इस पर उनकी सहमति है। गिरिडीह के नए परिषद भवन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी के लिए मचे हाहाकार पर चिंता जाहिर की। नल जल योजना में लगातार आ रही अनियमितता को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विद्युत आपूर्ति और ट्रैफिक व्यवस्था की भी जानकारी ली। फिर उस पर कोई बहुत जगह है कि चालू भी हो गया, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का भी एक रिव्यू किया गया है, तो जिसमें बहुत का काम अभी लंबित है, कुछ में काम चल रहा है, कुछ ऐसे हैं
जहाँ पूर्ण हो गया है, तो वहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को नहीं मिल पाता। चतरा में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के अभिनंदन के लिए विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शन करने वाले बूथ प्रभारियों को शॉल और मेमोंटो देकर सम्मानित किया। आगामी विधानसभा में जीत का संकल्प दिलवाया। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड सरकार सुरक्षा के मामले में विफल है। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के कुंडहित में बैठक की। डॉक्टर इरफान अंसारी विभाग में विकास कार्य शिथिल पड़ जाने की बात कही, लेकिन अब विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पदाधिकारी तंग कर रहे हैं तो हमको जरूर सूचित करें। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य सहियाओं ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा। अभी देखिए एक्शन मोड में है, काम हो रहा है, सारा विकास एकदम रफ्तार पकड़ लिया है। जो शिथिल हो गया था काम वो तेजी पकड़ा दिया हो। हर जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो विंग है, सबको एक्टिव कर दिया हो और साफ साफ हमने कर दिया है कि देखिए मैं पदाधिकारी को सम्मान करता हूं, लेकिन आपको ही मेरा सम्मान करना पड़ेगा। गरीब का सम्मान, इरफान अंसारी का मतलब है एक एक लोगों का सम्मान। और काम कीजिए, मैं सपोर्ट करूंगा। और काम नहीं कीजिएगा तो अपना बुरिया बिस्तर समझिए, जहां से आए चले जाइए। झारखंड का आदिवासी बाहुल्य इलाका आज भी सरकार से विकास की उम्मीद में है। मामला गोड्डा के बरहेट के घटियारी पंचायत के तसरिया गांव का है, जहां आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है। गांव में परेशानी इस कदर है कि सड़क कच्ची होने की वजह से बारिश के मौसम में मरीज को खटिए पर लादकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। जंगलों और पहाड़ों में बसने वाले पहाड़िया जनजाति के लोगों की स्थिति आज भी ये है कि वो मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। इस वक्त हम गोड्डा जिला अंतर्गत घटियारी जो पंचायत है उसके इलाके में है, तसरिया गांव में है। और यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि हालात कुछ ऐसे हैं कि गांव में ना पक्की सड़क है, ना पीने की पानी की समुचित व्यवस्था, ना ही आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ पाते हैं। पानी का दिक्कत है, रोड का भी दिक्कत है। तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? बहुत दूर जाते हैं लाने के लिए। कहाँ, कितना दूर? यहाँ से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाते हैं। बारिश होता है ना तो कादा में घूमने का दिक्कत होता है, फिर गाड़ी घोड़ा भी चलने में दिक्कत है। गाड़ी भी नहीं आती है? नहीं आती है। कुछ भी बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर भी नहीं आना पड़ता है यहाँ। सबसे पहली बात तो हम ये बोलेंगे सर कि हम लोग का जो गांव का बच्चा सब है वो मतलब हर चीज़ से वंचित है। जैसे अभी पोषाहार से भी, फिर जो खिचड़ी बनता है मिड डे मील उससे भी, फिर शिक्षा से भी, सब कुछ से वंचित है। वंचित होने का वजह है सर कि यहाँ सबसे पहले सेविका ही मतलब पढ़ी लिखी भी उतना नहीं है। अभी घर भी दिक्कत है और रोड भी नहीं बनता है। जब बारिश होता है तो चल नहीं पाते हैं, गाड़ी घोड़ा भी नहीं आता है। कहते हैं कि इस गांव की स्थिति ऐसी उस वक्त है जब राज्य के मुख्यमंत्री का विधानसभा इलाका है, यानी बरहेट विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है। और ग्रामीण कहते हैं कि कई दफा इसकी शिकायत कर ली गई, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हुआ और गांव तक विकास की लकीर नहीं पहुंच पाई है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज 18 गोड्डा। अब अपराध की खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉकटेल इन दिनों देश के कई राज्यों के पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है और इस सिरदर्द से झारखंड भी अछूता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के टेक्निकल सपोर्ट और हथियारों की सप्लाई से अमन साहू गैंग मजबूत हुआ है और लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है। पिछले दिनों पंजाब के तरन तारण में 2 अपराधियों को हाईटेक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं राजस्थान के अजमेर जिला से भी आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिनसे हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि हथियार झारखंड में अमन साहू गैंग को सप्लाई किए जाने थे। इसे लेकर पंजाब पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क भी साधा है। मामले में एटीएस की टीम भी पंजाब जाकर इस नेक्सस को समझने में जुटी है। बता दें कि गिरिडीह की जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया भी इस गैंग के निशाने पर थी। उनके घर और परिजनों को हमले को लेकर भी हथियार दूसरे प्रदेश से आने वाले थे। फिलहाल एटीएस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये वेपन्स संभवतः अमन साहू गिरोह को भेजे जाने वाले थे, जिसमें पंजाब और राजस्थान पुलिस ने इनको इस कॉन्स्पिरेसी को विफल किया, उनकी अरेस्ट की।
इसमें से एक हम लोग भी इसमें राजस्थान और पंजाब पुलिस से कोऑर्डिनेट करके और उनका इंटरोगेशन रिपोर्ट्स मंगा के, और हमारे यहाँ से एक अभी टीम भी जाएगी उधर पंजाब और राजस्थान। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके द्वारा कुछ वेपन्स इधर अमन साहू गिरोह को भी भेजे जाएंगे। गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी के साइट पर फायरिंग का मामला सामने आया है। NH 75 पर सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा था, तभी 3 अज्ञात आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस लेवी की मांग की आशंका को देखते हुए जांच में जुट गई है। गढ़वा जिले में अपराधियों के मनोबल हाई पर है। वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बीते दिनों गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के एक सड़क निर्माण कंपनी के साइट पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग के पीछे अपराधियों की क्या मंशा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि पुलिस जहां एक तरफ मानती है कि लेवी की मांग को लेकर यह फायरिंग हुई है और तहकीकात इसकी की जा रही है, वही कंपनी के कर्मचारी जो उस वक्त मौजूद थे वो यहीं पर थे और वो उन लोगों ने उस फायरिंग को देखा है एवं इस समय वो दहशत के माहौल में है। क्या हुआ था, क्यों फायरिंग हुई है? सर अचानक फायरिंग हुई है, इसमें पहले से कोई सूचना या कुछ नहीं था। यह आया शाम में 6:30 बजे के करीब में। लेवी मांग की था क्या? नहीं, ये सब की पहले से कोई जानकारी नहीं। कितना राउंड फायरिंग हुआ था? 3 राउंड फायरिंग हुआ। जो यहाँ के जो कर्मी है वे पुलिस के सहयोग से काम को फिर से चालू कर दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस फायरिंग की घटना के बाद उनके मन में डर जरूर है। चंदन कश्यप, न्यूज। गुमला में हाथियों का उत्पात जारी है। भरनी प्रखंड के अमलिया गांव में 17 हाथियों के झुंड के दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने कई घरों को भी तबाह कर दिया। हालांकि इस सबके बाद भी ग्रामीण हाथियों को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, ये जानते हुए कि इससे उन्हें खतरा है, हाथी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको देखते हुए गुमला SDO राजीव कुमार ने असुरक्षित इलाकों में जाने पर पाबंदी लगा दी है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की टीम अमलिया गांव पहुंच चुकी है। खबर धनबाद से है, जहां हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोविंदपुर प्रखंड का है। हाथी ने 2 गांव के कई घरों को ध्वस्त कर दिया है और घर में रखे अनाज को भी नुकसान पहुंचाया है। लोगों का कहना है कि हाथियों के झुंड ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जो है ना, रात को हाथियों का झुंड आया, लगभग 30-40 के संख्या में था, और रात को आया और यहाँ पर झिलवा में लगभग 10 घर को तोड़ के चला गया। इसमें लगभग 50-60 की मैंने परिवार की संख्या में है। हमारा 4 बजे भोर हाथी आया यहाँ 7 घर तोड़ दिया। 7 घर तोड़ दिया। हम लोग आदमी से जो उस भगाने के लिए आए हैं, लेकिन आदमी से भाग नहीं रहा है। जब मार्शल वाला गाड़ी फरस वाला आया तो हाथी यहाँ से भगा पाया। 4 बजे के आसपास हाथियों का झुंड पहुँचा और नुकसान किया गया। देखे आके हम तो खिड़की टूटा हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, और तहस नहस जितना भी कॉपी कलम किताब बच्चे को बांटने के लिए रखे गए थे वो सब में से कुछ नुकसान कर दिया। कुछ जरूरी कागजात था वो भी देख खा गया है, और चावल भी लगभग 60 से 70 केजी के आसपास खाया हुआ है, छिटाया हुआ है। बात चाईबासा के चक्रधरपुर की करते हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद अनुमंडल व्यवहार न्यायालय को अपना भवन मिलेगा। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन षडंगी कल इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के 7 प्रखंड के लोगों को सुविधा होगी और इन्हें छोटे छोटे काम के लिए चाईबासा नहीं जाना पड़ेगा। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।